Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 24 मई 2020 दैनिक जागरण का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि दैनिक जागरण एनालिसिस करने के साथ ही हम आज से डेली द हिंदू में जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को भी हम दैनिक जागरण के साथ ही इंक्लूड करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट दैनिक जागरण ना पढ़ सके, जिनको प्रॉब्लम आती है, वो भी अब सुकून से इस लेक्चर को देखकर दैनिक जागरण और द हिंदू को लेकर जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है, हमेशा दिमाग में टेंशन रहती है, वो दूर हो सके। तो आप कोशिश करना कि पेज नंबर 2 पर मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज न्यूज में आया था द हिंदू में, उसको इंक्लूड किया है पेज नंबर 2। तो वहां पर एक बार आप एनालिसिस करके देखना, आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू रहना। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का दैनिक जागरण एनालिसिस। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वर्ल्ड में कोरोना के केसेस कितने हो गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 53 लाख केसेज हो गए पूरे वर्ल्ड में, और अमेरिका में सबसे ज्यादा 16 लाख केसेज हैं। अगर भारत की बात करें तो 1,28,000 केसेज हो गए हैं, दिल्ली में 12,000। अगर राज्यों में बात करें तो राज्यों में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है 47,000 के साथ, तमिलनाडु सेकंड पर 15,000 के साथ, एंड गुजरात 13,000 के साथ थर्ड नंबर पर बना हुआ है। तो ये केसेस थे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे यूपीएससी के इंपॉर्टेंट न्यूज। बंगाल में सेना ने संभाला मोर्चा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बात करते हैं कि इस आर्मी पर, देश आर्मी पर ज्यादा खर्चा करते हैं, तो वहां से एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि आर्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध हो, उसी में काम हो। हम आर्मी का उपयोग शांति के समय भी कर सकते हैं, जैसे भूकंप आ गया हो, कभी बाढ़ आ गई हो, या कभी कहीं पर साइक्लोन आ गए हो, तो अब नाम लिख सकते हैं कि कहां कहां इसका उपयोग किया गया था। जब बाढ़ आ जाती है तो आर्मी बहुत अच्छे से काम करती है। जम्मू कश्मीर में बादल फटा था, बाढ़ आई थी, तो वहां इन्होंने अच्छा काम किया था। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, वहां अच्छा काम किया इन्होंने। उसके बाद यहां पर एम्फन तूफान के दौरान काम किया। तो ये पॉइंट्स आप ऐसे लिखोगे, तब जाकर आप यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में एक अच्छा इंप्रेशन किस पर डाल पाओगे, एग्जामिनर पर। अब चलते हैं हम पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 जनरली द हिंदू का एक न्यूज है। यहां पर पेज नंबर 2 नेशनल मींस दिल्ली से रिलेटेड न्यूज रहती है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर पर 2 पर दैनिक जागरण को लेकर, लेकिन यहां पर हम द हिंदू की एक न्यूज थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको वन बेल्ट वन रोड भी बोलते हैं चाइना का। तो चाइना से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, उसका मैं पेज नंबर भी बता देता हूं आपको। यहां पर पेज नंबर है पेज नंबर 9 द हिंदू में। वहां पर यह आया था कि चाइना ने ऐसा कहा है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बना रहे हैं, इसके तहत हम जो लोन उधार देते हैं लोगों को, या देशों को जो लोन देते हैं, उसमें अब हम और ज्यादा सुविधाएं देंगे। जनरली क्या होता है, इस परियोजना के तहत किसी दूसरे देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है चाइना, तो उसके तहत काफी मात्रा में दूसरा देश इसके ऋण के तले दब जाता है और उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है सामने वाले देश को। तो चाइना ने अब चेंज किया अपनी पॉलिसी, और ये कह रहा है कि अब हम लोन जो देंगे वो बहुत सस्ते में देंगे, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस रहेगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? 2013 में, माय डियर फ्रेंड्स, 2013 में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। अभी फिर मैं बता रहा हूं आपको, इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। अब ये क्या है ये हम देखेंगे। इसमें क्या करना चाह रहा है चाइना। यहां पर ये चाइना जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा अलग कलर में, चाइना ने क्या सोचा है इस प्रोग्राम के तहत कि हम जितना भी हमारा ये जो पोर्ट है, वहां से होते हुए हम यहाँ से साउथ चाइना सी से होते हुए, यहाँ से साउथ चाइना सी से होते हुए जो मलक्का स्ट्रेट है, वहाँ से होते हुए हम हिंद महासागर, यहाँ पर चाह रहा है कि एक हमारा पोर्ट बन जाए। कहाँ? इंडिया में, कोलकाता में। उसके बाद कोलंबो, श्रीलंका से पोर्ट बनते हुए यहाँ पर केन्या नैरोबी में हम पहुँच जाए। यहाँ से जिबूती से होते हुए
यहाँ पर रेड सी से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए कहाँ पहुंचना चाह रहा है? यूरोप। एंड ये क्या है इसका? मैरीटाइम सिल्क रोड मीन्स समुद्री मार्ग। एक इसने प्लान किया है समुद्री मार्ग बनाने का, दूसरा सड़क मार्ग। इसको बोल रहे हैं बेल्ट, ये है रोड मार्ग, इसको बोल रहे हैं रोड, बेल्ट, BRI, बेल्ट एंड रोड। यहां जो बेल्ट है यह है सड़क मार्ग, यहां उल्टा है, और जो रोड है यहां रोड का मतलब है रूट, सी रूट। तो कंफ्यूजन नहीं होना, बेल्ट का मतलब यहां क्या? बेल्ट मीन्स जमीन के थ्रू जाना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है रोड वाला, बेल्ट वाला पार्ट। तो बेल्ट ऐसे बनाना है जहां पर जमीन हो, तो जमीन के थ्रू ये पूरा मध्य एशिया में, उसके बाद जितना भी आपका रसिया है और यूरोप। तो दो मार्गों से ये कहां कहां पहुंचना चाह रहा है चाइना अपनी कनेक्टिविटी। जो रेड दिखा रखा है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, एंड यहां पर जो डॉट डॉट है वो है मैरीटाइम सिल्क रोड। तो याद रखना सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट है एंड ये मैरीटाइम सिल्क रोड। इसके तहत क्या होगा अब कि जितना भी यहां पर चाइना है वो अफ्रीका से भी कनेक्ट हो रहा है, यहां पर साउथ ईस्ट एशिया नेशन से भी कनेक्ट हो रहा है, यहां पर कोई देश है जो दक्षिण जो हिंद महासागर में उनसे भी कनेक्ट हो जाएगा, यहां पर मध्य एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है, यहां पर यूरोप से भी कनेक्ट हो रहा है। तो चाइना का पूरा प्लान है कि वर्ल्ड का ऐसा कोई भी देश ना बचे जिससे वो कनेक्ट ना हो, कोई भी ऐसा द्वीप ना बचे, कोई भी ऐसा महाद्वीप ना हो जहां से वो कनेक्ट ना हो सके, चाहे वो रूट सी का हो, चाहे वो जमीन का रूट हो, उन सभी के द्वारा ये क्या चाहता है? जुड़ना। इसी को बोल रहे हैं हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और अब इसी का एक बच्चा पार्ट है, इसी का एक पार्ट है जो कभी कभी न्यूज में आता है। यूपीएससी ने 2018 में यहां से क्वेश्चन भी पूछा था, तो वो भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या था। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी के तहत ये क्या बना रहा है, एक इसका पार्ट है छोटा सा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये क्या है? यहां पर चाइना का एक कासगर शहर है, इस कासगर शहर को चाइना, यहां से हमारा इंडिया का ये कौन सा पार्ट है? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां से होते हुए मिस गिलगिट जो बाल्टिस्तान हो पीओके का पार्ट है, यहां से होते हुए कासगिर से, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए, इस्लामाबाद होते हुए, लाहौर से ये पूरा पहुंच जा रहा है कहां? ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट है ये कहां है? अरब सागर में। तो अरब सागर से अब इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी किसकी? चाइना की। चाइना देखो पीओके से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा कहां पर अपनी कनेक्टिविटी ला रहा है? ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान के कराची के पास में ग्वादर पोर्ट स्थित है, वहां पर आकर अरब सागर में डायरेक्ट ही कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा अब चाइना को, यह हम आगे देखते हैं। चाइना जैसे ही यहां पर आएगा, चाइना जैसे ही, अगर यहां पर पूरे इस मैप में देखें हम, चाइना जैसे ही यहां पर डायरेक्टली ग्वादर पोर्ट से होते हुए, यहां पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट आ गया यहां पर, तो ग्वादर पोर्ट से देखो यहां पर अफ्रीका पहुंचना इजी हो जाएगा, यहां से आराम से ये कहां? मध्य एशिया में पहुंच जाएगा, यहां से पर्शियन गल्फ से होते हुए यूरोप में भी पहुंच सकता है, और यहां से रेड सी से होते हुए यूरोप में पहुंच सकता है, यहां से ग्वादर पोर्ट से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया नेशन में पहुंच सकता है, यहां के कोई देश है जो हिंद महासागर में उन्हें पहुंच सकता है। तो कनेक्टिविटी का लेवल देखिए यहां पर, जो माइंड लगाया है, जो माइंड लगाया है किसने? चाइना ने, कि यहां से कासगर शहर से हुए तो होते हुए ग्वादर पोर्ट डायरेक्ट चले जाएं, क्योंकि यहां पर कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं थी चाइना के पास। तो इसने बहुत अच्छा ज्यादा ही माइंड लगाया, लेकिन इंडिया का इसमें क्या है? इंडिया इसका विरोध कर रहा है। इंडिया क्यों विरोध कर रहा है? कि एक तो ये पीओके से गुजरती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच। तो इंडिया हमेशा इसका विरोध करता है। आगे जब हम देख रहे हैं यहां पर कि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट आया है यहां से चाइना ने, यहां पर हमने क्या किया है? हमने क्या किया है कि हमने एक चाहबार पोर्ट विकसित किया, कहां? ईरान में। हमने भी ईरान में एक चाहबार पोर्ट विकसित कर लिया, और हम मुंबई से कहां जा रहे हैं? हम चाहबार। मुंबई से हम डायरेक्टली चाहबार जा सकते हैं, और यहां से हमने ईरान से होते हुए हम डायरेक्ट काबुल पहुंच रहे हैं। तो हमने ग्वादर पोर्ट की जगह क्या विकसित कर लिया है? चाहबार पोर्ट। इससे हमको क्या फायदा होगा चाहबार पोर्ट से? कि एक तो अगर ग्वादर पोर्ट पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, अगर मान लीजिए यहां पर कोई नेवी का, कोई आर्मी का, कोई भी प्लेन आता है, सी प्लेन,
तो इसके ऊपर निगरानी रख सकता है कौन? चाबहार पोर्ट से इंडिया की क्या एक्टिविटी चल रही है पाकिस्तान की और चाइना की। सेकंड, हमको अब डायरेक्टली रूट मिल जाएगा अफगानिस्तान में जाने की, क्योंकि अब अफगानिस्तान हमारा मित्र राष्ट्र है और अफगानिस्तान में हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। क्यों डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं? क्योंकि कई आतंकवादी ग्रुप जो अफगानिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करते हैं, जैसे पाकिस्तानी, उनको अब पाकिस्तान क्या करता है, अफगानिस्तान में जो है तालिबान, उनको प्रशिक्षण देता है पाकिस्तान यहाँ पर, और पाकिस्तान ऐसे ग्रुप को प्रशिक्षण देकर जम्मू कश्मीर में क्या करता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो क्या होगा कि जब अफगानिस्तान डेवलप होगा तो ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वाले लोग कम होंगे और पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आएंगे। तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो अलगाववादी गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर में वो कम होगी। तो हम चाहते हैं पाकिस्तान का अफगानिस्तान का डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या होता था, पहले हमको कोई भी सामान अफगानिस्तान में पहुंचाना रहता था तो हम क्या करते थे, यहाँ से अब जो पंजाब का एरिया था अटारी बॉर्डर, वहां से पाकिस्तान होते हुए हम अफगानिस्तान में जाते थे। तो पाकिस्तान बीच बीच में कई बार टांग अड़ाता था। यहाँ पर कोई भी सामान हो तो कई बार यहाँ पर अगर लोडिंग हो गया सामान तो पहले अटारी बॉर्डर पर जाकर उसकी अनलोडिंग होती थी, फिर लोडिंग, फिर यहाँ अफगानिस्तान पर जाकर अनलोडिंग। तो सामान की 4 बार लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, तो सामान बहुत महंगा पड़ जाता था। अब क्या हो गया, हमारे पास चाबहार पोर्ट आ गया डायरेक्ट। ये चाबहार पोर्ट जो है और ग्वादर पोर्ट के बीच में केवल 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे मैप के थ्रू बना सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको, कि जब इसको ऐसे कोई भी पॉइंट आए तो डरना नहीं है कि क्या आ गया मैप। अब देखिए नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या करेगा, पहले क्या लिखना है, चीन के सिनजियांग प्रांत, चीन का जो सिनजियांग प्रांत है उसके बारे में याद रखना। आगे न्यूज भी है आज, आगे न्यूज भी है आज कि कई चीनी कंपनीज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। वो क्यों लगाया देखेंगे। चीन का जो सिनजियांग प्रांत है यहाँ पर उइगर मुसलमान है, उइगर मुसलमान, और इनके कारण इनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, किसने, चाइना ने, उइगर मुसलमानों पर। और चाइना कहता है कि इनके कारण कई तरह की स्टेबलाइजेशन जो है, जो सुरक्षा है चाइना की इस पर्टिकुलर एरिया में, वो खराब हो गई है। अगर चाइना का हम मैप बनाएं इस टाइप से, तो चाइना का जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट जो ये प्रांत है, इसको सिनजियांग प्रांत बोल रहे हैं, और यहाँ पर डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो चाइना चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उसी का एक पार्ट है कासगढ़ शहर, उसको पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जो जोड़ रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पीओके से गुजरती है। चीन को फायदा क्या होगा, मध्य एशिया और यूरोप से आसान पहुंच हो जाएगी। इसके भाग क्या है, 3000 किलोमीटर में सड़कें, रेल, पाइपलाइन बिछेगी गैस की, और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के लिए हाई स्पीड इंटरनेट आएगा। कहां पर, पाकिस्तान में। ये सब होगा। अब डायग्राम अगर एग्जाम में आ जाए तो हमको कैसे बना के आना है, एक सिंपल सा डायग्राम, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। इंडिया का हमने मैप बना दिया, इंडिया का मैप बना दिया, यहाँ पर पाकिस्तान का मैप बना दिया, यहाँ पर हमने अफगानिस्तान और यहाँ ईरान का थोड़ा सा पार्ट ले लिया। यहाँ पर मैंने चाबहार पोर्ट दर्शा दिया, और यहाँ पर पाकिस्तान से होते हुए कासगढ़ शहर से होते हुए हमने क्या दर्शा दिया, सिनजियांग प्रांत का कासगढ़ शहर, वहाँ से होते हुए पीओके से होते हुए हमने ग्वादर पोर्ट ला दिया, कहाँ, अरब सागर में। अब ये है क्या है, पीओके, और ये चाइना लिखना सब है। ये क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमने क्या किया, चाबहार पोर्ट, बंदरगाह, मुंबई। अब क्या हो रहा है, हमको प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या हो रही है कि यूएसए के द्वारा ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके कारण हमारा जो चाबहार पोर्ट है उसके निर्माण कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट, हम भी अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक आसान पहुंच हमारी हो सकती है। चीन की पहुंच ग्वादर पोर्ट से कहां कहां हो सकती है, यूरोप और मध्य एशिया आसानी से, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। इतनी सब बातें अगर एग्जाम में हम लिख सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी 2008 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बारे में आप कुछ अपने मत रखिए। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है बताइए। साथ में ये कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत का बाहर रहने के पीछे क्या रीजन है, तो उसमें एक रीजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पीओके से गुजरती है, हमारी जो खुद की टेरिटरी है, हमारी संप्रभुता है, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है यहाँ। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं चाइना अपनी तरफ से ले रहा है। दूसरा,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो परियोजना है उसमें पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, समुद्र के जो पारितंत्र है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तीसरा, इसमें इक्वलिटी नहीं है, देशों को बराबरी का अधिकार यहाँ पर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चाइना इसको चला रहा है। तो ये कई पॉइंट्स हैं जिनको आधार पर आप इस आंसर को कर सकते थे। तो ये क्या था आज का आंसर। यहाँ पर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों में संदर्भ में आता है, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, ब्राजील एंड चाइना। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे की न्यूज पर। आगे की न्यूज अगर हम देखें तो आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमने पेज नंबर 1 पर न्यूज देखा, पेज नंबर 2 पर हमने द हिंदू की न्यूज आज कवर की है। इसके बाद पेज नंबर 3 पर हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, पेज नंबर 4 पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, पेज नंबर 5 पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं यूपीएससी के लिए, एंड पेज नंबर 6 पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 7 पर हमारे लिए एक पलायन से रिलेटेड न्यूज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक आप पॉइंट समझना कि पलायन का मतलब क्या होता है। ये गांव है, विलेज, और यहां ये है सिटी, शहर। लोग क्या करते हैं, गांवों से शहरों की तरफ जाते हैं, सिटी की तरफ, क्योंकि फर्स्ट हो सकता है बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, ये सभी के चाहने के लिए, मजदूरी के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, इन सभी की चाह में किस तरफ जाते हैं लोग, सिटी की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान लाया था, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, जिसके तहत स्मार्ट सिटी में क्या, अच्छी अच्छी सड़कें हो सिटी में, अच्छा पेयजल की सुविधा हो, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो सकती है। तो ये सभी लाने के लिए एक प्रोग्राम लेकर आई स्मार्ट सिटी, मिस सिटी को और स्मार्ट बनाओ। लेकिन यूपीएससी 2016 ने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि विदाउट स्मार्ट विलेज के आपका स्मार्ट सिटी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप कितना ही स्मार्ट सिटी बनाओ, जब तक आपके विलेज डेवलप नहीं होंगे तब तक लोग यहां से पलायन करेंगे, और पलायन करेंगे तो आप देखे होंगे कि सिटी में मलिन बस्तियां बन जाती है, लोग बहुत बुरी कंडीशन में जीते हैं, जो रिसोर्सेज है सिटी के उनके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और गंदगी फैल जाती है। इसलिए स्मार्ट विलेज होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट विलेज का मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर अच्छी सड़कें हों, वहाँ अच्छा पीने का पानी हो, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, वहाँ अच्छे हेल्थ हॉस्पिटल हो, ये सभी। अब अगर किसी स्मार्ट विलेज का डेवलपमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, पलायन भी रुक जाएगा। हमारे लिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर, डाटा के चक्कर में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर जो मेन डाटा है वो है यहाँ कृषि पर अति निर्भरता। अगर हम देखें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो टोटल है, अगर हमारे टोटल अर्थव्यवस्था में बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हमारी जो टोटल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसमें 48% का पार्टिसिपेशन है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो टोटल 70% पॉपुलेशन है उसका कहा जाता है, पूरा टोटल 70% पॉपुलेशन कहां पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर। तो आप समझना यहां क्या कहना चाह रहा है, इसमें एक पॉइंट आता है क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण घरेलू जो कुल घरेलू उत्पाद है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी कितनी है, 48%। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश की 70% आबादी का पालनहार है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट अपन क्या निकाल सकते हैं कि अगर जीडीपी है 100 रुपए की, तो उसमें से 48 रुपीज कहाँ जाते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जाते हैं। लेकिन ये 48 रुपीज में 70% पॉपुलेशन अपना पेट भरती है, जबकि बाकी जो 30% पॉपुलेशन है उसके पास 52 रुपए जाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या आ जा रही है, यहाँ पर आर्थिक इनइक्वलिटी मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानता आ रही है। अगर एक और कॉन्सेप्ट देखूं मैं तो प्रेजेंट में जो जीडीपी है, एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, प्रेजेंट में जीडीपी में एग्रीकल्चर का केवल 16% पार्ट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छोड़ देकर तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना परसेंट पार्ट है, 16%। जबकि जो एग्रीकल्चर के ऊपर लोग जो डिपेंड है वो लगभग 60% है। मीन 60% लोगों के पास केवल 16 रुपए आ रहे हैं 100 रुपीज में से, तो कैसे काम चलेगा। इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है 60% जनसंख्या के पास, क्योंकि 60% जनसंख्या के पास केवल और केवल जीडीपी का 16% है। मीन्स 100 रुपए की अगर जीडीपी हो तो केवल 16 रुपए इनके हाथ में आ रहे हैं। तो इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। जो टोटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और सहायक गतिविधियां लगभग 38% है। मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, निर्माण, वित्तीय, होटल, खनिज, खनन, इन सभी का योगदान है। तो टोटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी हो जाती है,
100%। अगर डाटा याद रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल एग्रीकल्चर का आप ध्यान रख लेना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर 100% है तो एग्रीकल्चर उसकी सारी गतिविधियां, जैसे उसमें पशुपालन आ जाता है, उसमें भेड़ पालन आ जाता है, उसमें मधुमक्खी पालन आ जाता है, ये सभी लकड़ी का उगाना, ये 100% में लगभग 38% एग्रीकल्चर का पार्ट है। कितना समावेशी? तो समावेशी का मतलब क्या होता है कि समावेशी विकास, ऐसा विकास जिसका लाभ सभी को मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सभी को, तो उसे बोलते हैं समावेशी विकास। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसका याद कर लेना इसको। पेज नंबर 8 पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम पढ़े। शक्ति का शिकार कारोबार तो थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कामगारों की वापसी, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भरता का आनंद, जरूरी है सावधानी, हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। बंदरों ने संक्रमण को दी मात, ऐसा कुछ नहीं है अभी। आगे जब वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती, जब तक इन डाटाज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब अपने को, इनको तो न्यूज लिखना रहता है तो ये सब ऐसा बताते रहते हैं। पेज नंबर 9 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पाताल लोक में भारी पक्षपात का पढ़ रहा, आपको अगर इंटरेस्ट हो, नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स पढ़ सकते हो, अदरवाइज यूपीएससी के लायक न्यूज नहीं है। आप श्रमिक भी नहीं चाहते पलायन, ये बात ठीक है, बट यहां पढ़ के छोड़ देना। कौन चाहेगा पलायन करना? अपना गांव कौन छोड़ना चाहेगा अगर उसको वहीं पर सब चीजें मिले? पेज नंबर 10 डायरेक्टली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर पेज नंबर 10 पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अगर आगे वो जरूरत पड़ेगी तो हम और पैकेज देंगे। तो लेकिन मैंने कल ही बताया था कि पैकेज देने के नाम पर उतना अच्छा नहीं है। जीडीपी का 10% पैकेज बोलते हैं, लेकिन इससे पहले जो घोषणाएं हुई है, आरबीआई ने पहले भी घोषणाएं की थी, उसको भी इस 10 लाख के पैकेज में जोड़ दिया। तो यहां आंकड़ों का खेल है, इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर मैंने पहले ही बताया था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो सिनजियांग प्रांत के जो कासगर शहर है वहां से, क्योंकि जो सिनजियांग प्रांत है वहां अल्पसंख्यक क्या रहते हैं, उइगर मुसलमान। और अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका की कई चीनी कंपनियां, अमेरिका ने कहा है कि कई चीनी कंपनियां उइगर मुसलमानों का क्या करती है, जासूसी, इसलिए हमने उसको काली सूची में डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहां पर हांगकांग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। हांगकांग को 1997 में ब्रिटेन के द्वारा 150 साल बाद इसको आजाद किया गया था, और इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1984 में कि सिंजियांग जो प्रांत है, हांगकांग जो है, इसकी जो स्वायत्ता है उसको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन चीन इसकी स्वायत्ता को कमजोर करना चाहता है, इसीलिए ये देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि हांगकांग कहां से आया है, ब्रिटेन के 150 साल के राज के बाद। और जब हस्ताक्षर हुए थे तभी ब्रिटेन ने यह कहा था कि इसकी स्वायत्ता को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। तो बस इतना सा 1-2 लाइन याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। अब यहां पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय अर्थशास्त्री को मिला विश्व बैंक में अहम जिम्मेदारी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं आप, ताकि नोट्स बना पाओ। कैसे बनाते हैं नोट्स ये मैं बता रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ये क्या है? यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला हुआ है, यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला हुआ है। इसमें वर्ल्ड बैंक कोई एक संस्था नहीं है, इसमें 5 संस्थाएं काम करती है, सभी को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है। इसमें एक है आईबीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको किस लिए बनाया गया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी यूरोपीय देश समाप्त हो गए थे, बहुत बुरी तरह उनको क्षतिग्रस्त हुए थे, तो उसको वापस पुनर्निर्माण के लिए उसको बनाया गया था। सामान्यतः इनको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। किसको? इन दोनों बैंकों को सामान्यतः वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, एक आईबीआरडी और एक आईडीए। अगर आईबीआरडी की बात करें तो 1994 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत आईएमएफ एंड आईबीआरडी दोनों का स्थापना हुई थी। इसीलिए आईएमएफ एंड आईबीआरडी को जुड़वा बहनें भी बोलते हैं, ट्विन्स। तो 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद रखना, इसमें 189 सदस्य हैं। परिपाटी के अनुसार इसका अध्यक्ष जो है वो यूएसए से बनता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र थे उनके विकास के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए इसको बनाया गया था। सेकेंड बैंक है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 173 देश इसमें शामिल है। निर्धन देशों को ऋण और अनुदान देता है। मिस सॉफ्ट लोन विंडो, मिस सॉफ्ट लोन का मतलब कम ब्याज दरों पर या जीरो ब्याज दरों पर यह पैसा देता है गरीब देशों को।
एक इसकी संस्था है थर्ड नंबर की आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये क्या करता है, इसकी स्थापना 1956 में, इसमें 184 देश हैं। सदस्य देश जो है उनमें निजी निवेश कैसे बढ़े, मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, साथ ही में निजी क्षेत्रों को ये ऋण देता है। अगर जैसे अंबानी साहब हैं, अगर ऋण लेना चाहेंगे वर्ल्ड बैंक से तो इस संस्था से ऋण ले सकते हैं। अगर कोई देश ऋण लेना चाहे तो इस संस्था से ऋण लेगा, आईडीए से। इसी के तहत हमने एक बॉन्ड जारी किया था इंडिया ने, मसाला बॉन्ड, ताकि हमारी कंपनियां बाहर से क्या करें, पैसा उगा ले, मीन्स पैसा ले ले। और मसाला बॉन्ड था वो रुपए के रूप में जारी किया गया था, मीन्स जो पैसा लगेगा वो रुपए के रूप में हमारे पास आएगा। यूपीएससी 2016 में इससे क्वेश्चन आया था, मसाला बॉन्ड। तो ऐसी कोई न्यूज़ हो तो हमारी हमेशा हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक है मीगा, मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 181 इसमें कंट्रीज हैं। विकासशील देशों में एफडीआई मीन्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैसे बढ़े, और साथ में ये एफडीआई का बीमा करती है कि अगर किसी देश ने, अगर सोचो पाकिस्तान में किसी कंपनी, इंडिया की कंपनी ने जाकर निवेश कर दिया और पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप ने उसको उड़ा दिया, तो ये संस्था उसको पैसा देगी उस देश को, क्योंकि एफडीआई का बीमा, ताकि देशों के बीच में एफडीआई बढ़ सके। हम जो ये चारों संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं वर्ल्ड बैंक इन चारों संस्थाओं के सदस्य हैं, लेकिन हम एक संस्था के सदस्य नहीं इसमें, वो है आईसीएसआईडी। मींस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स रहते हैं उनके समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं उनके विवादों को निपटाने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। भारत इसका सदस्य नहीं है। यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है किसको, वर्ल्ड बैंक उसको। तो यहां पर 1966 में निवेश विवादों का समाधान, इतना सा आपको यहां पर याद रखना है। तो 5 संस्थाएं हैं वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसको बोलते हैं। तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक कोई एक संस्था नहीं है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप को जब एक माने तो क्या है। इसकी शुरुआत जो वर्ल्ड बैंक की माने तो 1944 में वुटन वुड सम्मेलन में इसकी शुरुआत हो गई थी, जब आईबीआरडी बनी। वर्ल्ड बैंक की जब सदस्य हमको चाहिए तो हमें सबसे पहले आईएमएफ की सदस्य लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हमको वर्ल्ड बैंक में सदस्यता मिलती है। और आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ पे सदस्यता के लिए हमें पहले आईबीआरडी की सदस्यता लेनी पड़ती है। मींस पहले आप आईबीआरडी की सदस्यता लो, फिर आईएमएफ की सदस्यता लो, फिर वर्ल्ड बैंक की आपको सदस्यता मिलेगी। मींस आईएमएफ, आईबीआरडी, उसके बाद वर्ल्ड बैंक। ये हमारा क्या है, एक पूरा चेन है कि आईएमएफ में सदस्यता से पहले आप आईबीआरडी की सदस्यता लो, आईबीआरडी के बाद सदस्यता लेने के बाद आपको आईएमएफ की सदस्यता मिलेगी, उसके बाद आप वर्ल्ड बैंक में सदस्यता मिलेगी। तो वर्ल्ड बैंक में सदस्यता पाने के लिए आईएमएफ की सदस्यता क्या है, एक कुंजी है, की है। तो जब आपको आईएमएफ में सदस्यता मिल गई तभी जाकर आप वर्ल्ड बैंक में सदस्य बन सकते हो। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें जाने के लिए क्या है, आईबीआरडी में शामिल होना जरूरी है, ये भी एक अलग है। तो पहले आप आईबीआरडी में शामिल हो, फिर आईएमएफ में, और आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक। इसमें 189 सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक की। अगर परमानेंट बात करें, वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग राइट है वो सबसे ज्यादा यूएसए के पास 16%, क्योंकि इसका जो पैसा लगा हुआ वर्ल्ड बैंक का सबसे ज्यादा यूएसए का 17%। ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। जापान का 7%, दूसरे नंबर पर तीसरा चाइना 4% पैसा, 4% वोटिंग राइट। इंडिया की बात करें तो इंडिया का 7% पैसा लगा हुआ है, 7वें नंबर का पैसा लगा हुआ 3.13, और इंडिया का जो वोटिंग राइट है वो 2.98। तो चाइना का एक तरह से यहां क्या है, वर्चस्व अधिक, वोटिंग राइट मतलब जब भी कोई निर्णय होगा तो वोटिंग किसकी ज्यादा है, यूएसए की। रिपोर्ट कौन कौन सी निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2016, 2018 दोनों बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सॉरी, 2016 और 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से यूपीएससी में क्वेश्चन था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट मींस वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक। अब आपको यहां पर 2 रिपोर्ट तो हमें से याद रखनी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट एक, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट तो आपको याद रखनी चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये 2015 में यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिया गया था। तो ये हमारा पेज नंबर
पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 11 पर हमने इसका डिस्कशन किया। तो यहां पर आप याद रखना उइगर। पेज नंबर 12 पर चलते हैं। पेज नंबर 12 पर हमने पहले भी बात की थी कि टिड्डी दल का कल ही बात किया था कि ये टिड्डी क्या होती है, ग्रास होपर। टिड्डी क्या होती है, ग्रास होपर। ये पूरे प्लांट्स को क्या करती है, प्लांट्स की लीव्स को चट कर जाती है, प्लांट्स की जो ऊपर नई नई लीव्स आती है उसको खा जाती है, जितना भी उसमें फ्लावर्स आते हैं सबको समाप्त कर देती है। और ये हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है जो राजस्थान का, वहां की पूरी फसलों को नष्ट कर देती है। और एक पर्टिकुलर सीजन में आती है, अभी बारिश का जो स्टार्ट होने वाला सीजन उससे पहले एकदम आ जाती है। और बारिश के सीजन में फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। और इसको ग्रास होपर भी बोलते हैं, गाँव में इसको बोलते हैं जनरली राम जी का घोड़ा, लोकल लैंग्वेज में। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, इथोपिया, सोमालिया, इस रीजन को, यहाँ पर ये जनरली इनका ओरिजिन रहता है। यहाँ पर खूब सारे इनके सीड रहते हैं, बच्चे रहते हैं। यहाँ से एंटर कर जाते हैं यमन और सऊदी अरबिया से होते हुए ये यहाँ पर यूएई में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद कतर, उसके बाद बहरीन, यहाँ पर क्या है, ये रहा बहरीन, और यहाँ पर एक कतर। यहाँ से होते हुए एंटर कर जाते हैं किसमें, ईरान में। तो जब ईरान में एंटर कर गए, ईरान में एंटर करने के बाद ये अफगानिस्तान में एंटर कर जाते हैं यहाँ से पूरा, और यहाँ से पाकिस्तान और इंडिया। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, अब क्या है, इसने उत्तर प्रदेश और एमपी यहाँ तक इसकी पहुंच बन गई, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण किसान स्प्रे नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ईरान, पाकिस्तान और इंडिया तीनों देशों ने मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ कोऑपरेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम टिड्डी का बचाव कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर का बचाव कर सकते हैं, तो हम अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान के साथ। एक पॉइंट यहाँ से याद रखने की बात है, अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए कब कौन सा पॉइंट लिखें, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए कि अरे यार ये तो सही बात बोल रहा है, कि जब हम काम कर सकते हैं टिड्डी को रोकने के लिए, तो क्यों नहीं हम उस लेवल के धीरे धीरे स्टार्ट करें। पहले एक कोऑपरेशन बढ़ाएं, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके किसी दिन तो शांति आ ही सकती है। पहले से हम होपलेस क्यों हो। तो टिड्डी दल ने उत्तर प्रदेश में भी दाखिला कर दिया है, और इसीलिए यहाँ हाई अलर्ट। इसके लिए जो एक स्प्रे किया जाता है उसका नाम है मेलाथियोन। तो याद रखना मेलाथियोन। तो मेलाथियोन एक स्प्रे है जिसका नाम आप याद रखोगे। अगेन जो नेक्स्ट न्यूज है वो है हमारे लिए पेज नंबर 13 पर, कई दिनों से लगातार चल रहा है। देखो पेज नंबर 12 पर भी नेपाल से संबंधित न्यूज थी, आप देखना। और पेज नंबर 13 पर कालापानी से संबंधित अगेन न्यूज है, जिसको हम अच्छे से देखेंगे। पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, नेपाली संबंधों में काली छाया मीन्स काला पानी। तो यहां से आप इसको अच्छे से पढ़ना कि ये क्या है। कल इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया था, काला पानी विवाद। अब काला पानी विवाद है, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है काला पानी। जो काला पानी एरिया है, यहां पर जो काला पानी विवाद है माय डियर फ्रेंड्स, ये द हिंदू के पेज नंबर 12 पर भी आज एक टॉपिक आया है। तो वहां से भी ये टॉपिक कवर हो गया है आपका, आज जब हम इसका डिस्कशन करेंगे। सेम न्यूज द हिंदू के पेज नंबर 12 पर भी कवर की गई है। तो अब यहां पर हम जब देख रहे हैं कि क्या किया है इंडिया ने, अगर हम इसको डिस्कशन करें तो इंडिया ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये है एरिया नेपाल का। कल भी हमने डिस्कशन किया था, इंडिया, ये डेली न्यूज में आता रहेगा 4-5 दिन। चाइना, हमने क्या किया, यहां पर ये धारचूला जिला है किसका, नेपाल का। और यहां से धारचूला जिलों के पास से होते हुए हमने कालापानी जो रीजन है, कालापानी रीजन यहां आता है धारचूला डिस्ट्रिक्ट का। यहां पर इस कालापानी रीजन से होते हुए हमने एक कैलाश मानसरोवर के लिए रोड बना दिया है, लिपुलेख पास से होते हुए दर्रा है, जो यहां पर इंडिया की बाउंड्री, चाइना की बाउंड्री और नेपाल की बाउंड्री के पास पड़ता है एक दर्रा, जो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक पास हमको देता है, रास्ता देता है। नेपाल का कहना है कि ये जो लिपुलेख, जो कालापानी रीजन है, उसके बाद लिपुलेख पास है, और एक धारचूला है, सॉरी एक है यहां पर, मुझे नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट हाँ उसका नाम है धारचूला लिम्पियादुरा। यस, लिम्पियादुरा रीजन, यहां पर कालापानी जो रीजन है इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो है लिम्पियादुरा। तो कालापानी, लिम्पियादुरा एंड लिपुलेख, ये तीनों पास जो है, ये तीनों पार्ट है, उसको टेरिटरी बताता है नेपाल अपनी। इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम की बात हो रही है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या मामला है पूरा।
देखो मामला पूरा क्या आ रहा है यहाँ पर, डिस्प्यूट का मामला क्या है कि 1816 में, इसको लिख लेना आप, 1816 में एक सुगोली की संधि हुई थी 1816 में, सॉरी 1816 में एक सुगोली की संधि हुई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और उसमें यह कहा गया था कि जो काली रिवर है यहाँ बह रही है, यहाँ से लेकर जो आगे का पार्ट है नेपाल का, यहाँ पर एक राप्ती नदी आती है, राप्ती नदी, उसके बीच में जो टेरिटरी है वो होगा नेपाल। लेकिन प्रेजेंट में हो क्या रहा है, नेपाल का कहना यह कि जो यहाँ से जो नदी का ओरिजिन नहीं मानेंगे हम काली रिवर का, जो ये काली रिवर दिख रही है, काली रिवर का रीजन यहाँ लिपुलेख पास और ये जो रीजन है यहाँ पर नहीं मानेंगे। काली रिवर का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर जो लिम्पियदुरा है वहाँ से हम मान रहे हैं, वहाँ से, और ये इस टाइप से नदी आ रही है, तो ये जो रीजन है ये भी मेरा है। ये कहना है किसका, नेपाल का। तो नेपाल का कहना है कि लिम्पियदुरा जो है वो काली रिवर का सोर्स है, वो ओरिजिन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर जो काली नदी है उसकी कई ट्रिब्यूटरीज है, मीन्स पहले कई, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी निकल जो काली नदी में मिल रही है, यहाँ से कोई ट्रिब्यूटरी मिल रही है जो काली नदी मिल रही है, यहाँ से कोई ट्रिब्यूटरी। तो चाइना जो नेपाल है उसने यहाँ से माना कि ये जो ट्रिब्यूटरी है ये काली नदी है। तो काली नदी को जब यहाँ से पूरा मान लेंगे तो ये जो एरिया है किसका हो जाएगा, नेपाल का। मीन्स काला पानी जो अभी क्या है प्रेजेंट में, ये जो रीजन है, ये जो जिला है धारचूला जिला है किसका, नेपाल का, वेस्टर्न जिला। तो नेपाल का कहना है कि ये जो मेरा है ये तो है ही, जो ये वाला रीजन है ये भी मेरा है, क्योंकि ये जो रीजन है अभी प्रेजेंट में इंडिया का है। इंडिया का इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, रखवाली, और इसको पार्ट माना जाता है इंडिया का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट माना जाता है किसको, कालापानी को। लेकिन नेपाल इस दावे को क्या करता है, खारिज। नेपाल बोलता है लिम्पियदुरा, लिपुलेख पास और जो ये काला पानी है रीजन, वो तीनों मेरे पार्ट हैं। और इसने मैप भी एक जारी कर दिया। तो ये क्या है, हमारे दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। अगर हम देखें काला पानी, तो काला पानी इंडिया का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसके यहाँ लोकेशन है। चाइना जो है, चाइना का तिब्बत है, उससे इसकी बाउंड्री लगती है। और नेपाल जो है, नेपाल का ये वेस्टर्न जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उससे भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो तीनों की बाउंड्री से लगती है। तो ये क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रूप से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ थी आज की काला पानी से संबंधित। तो इसको आप जरूर लिखना, इस मैप को भी आप बना सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ये जो न्यूज़ है कंप्लीट, वो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पेज नंबर 14 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है गगनयान मिशन। हमारा आने वाले टाइम में 2021 में हम पहली बार एक अंतरिक्ष में क्या भेजेंगे, मानव। तो मेन जो हमारा भेजने का प्लान है वो 2021 की जगह 2022 या 23 तक हम भेजेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या प्लान किया है कि जो हमारे जो रूसी अंतरिक्ष जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं गगनयान के लिए, गगनयान में क्या भेजेंगे हम, अंतरिक्ष यात्री खुद का पहली बार। जो इंडिया चौथा राष्ट्र होगा अगर ऐसा करेगा तो हम अंतरिक्ष मिशन में अपने खुद के मानव भेजेंगे। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कहाँ पर, रूस में, रूस की रोसकोसमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लाइव वीडियोज भी आप यूट्यूब पर देख सकते हो। रोसमोस का कैसे ये जो एक पूरा जो बैलून है वो कैसा आता है, यहाँ पर एक पूरा लटका हुआ रहता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री आकर कजाकिस्तान में गिर जाते हैं। तो ये आप डायरेक्टली रोसकोसमोस डालना और उसके बाद डालना कि लैंडिंग कैसे होती है अंतरिक्ष यात्रियों की। आपको बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन स्पेस सेंटर है, जो इसरो है, रोसकोसमोस है, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि हमारे जो यात्री अंतरिक्ष यात्री उनको प्रशिक्षण कौन दे रहा है, रसिया। तो जब भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात आएगी तो रसिया और क्या इंडिया, रशिया को छोड़कर क्या अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि हमारे अंतरिक्ष यात्री जो हमारा सबसे एक स्ट्रेटेजिक एक हमारा प्रोजेक्ट था, जो पहली बार हम अंतरिक्ष में जा रहे थे, वर्ल्ड लेवल पर हमारा वर्चस्व बढ़ाने के लिए, वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए, जब उसमें हमने रसिया से साथ लिया है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम रसिया को छोड़ दिए हैं। हमारी जो पहले की जैसे
सुधार मीन्स पहले के जैसे जो रिश्ते थे, संबंध थे, वो अभी भी आज भी बने हुए हैं। तो इस टाइप से आप पॉजिटिव वे में आंसर को लिखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।